Assalamualaikum, my name is Faza and welcome back to another video. So this video is going to be a fourth year guide according to JSMU University. So let's go. Fourth year का थोड़ा सा हम overview दे देते हैं. How was fourth year? It was shit. It was really bad. It was awful. The exams were very mentally taxing. The exams took a toll on everyone. It made us mentally unhinged and very traumatizing. Fourth year में भाई आपके पास होंगे 9 modules. एग्जाम्स कितने लंबे चलते हैं इस साल 1.5 मंथ्स तक हमारे एग्जाम्स चले. दे वर वेरी लॉन्ग. शुरू में देयर वर सिग्निफिकेंट गैप्स, तो 7 days 5 days 4 days का गैप था. आहिस्ता आहिस्ता गैप्स कम होते गए. लिटरली रीनो एंडो का पेपर था, अगर देखोगे सिलेबस रीनो एंडो का काफी एक्सटेंसिव है और सिर्फ 2 दिन का गैप था. और तो रिहैब डर्मा था एंड आई थिंक सिर्फ 2 दिन का गैप था. तो सबसे पहला पेपर आपका आता है ईएनटी का. ईएनटी का जो है भाई वही किसी पिटी बातें, वही बातें हर साल सुनने को मिलती हैं. क्या बात है कि दिंगरा से पढ़ना भी पड़ेगा, उदयपुर से भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों किताबों से एग्जाम्स आते हैं. आप 40% उदयपुर से आता है तो पता नहीं बाकी कितना परसेंट जो है वो दिंगरा से आता है. इस तरह की ना, लाइक कोई 50 का रेशियो देगा, कोई 30 का रेशियो देगा. सब स्टूपिड बातें हैं. ऑनेस्टली एक मिनट जरा हिजाब में ठीक कर लूं. ये सब स्टूपिड बातें. सही है. क्यों? क्योंकि मैंने दोनों किताबों से पढ़ा. मैं बता रही हूँ. मैंने दिंगरा से पढ़ा इनिशियली. दिंगरा वो द दिंगरा इज द लॉन्ग बुक, उदयपुर इज द शॉर्ट बुक. ऑनेस्टली गाइस दोनों ही शॉर्ट बुक्स हैं अगर आप बाकी मॉड्यूल से कंपैरिजन में करोगे. दिंगरा के अंदर तस्वीरें थोड़ी ज्यादा हैं, उदयपुर के अंदर तस्वीरें थोड़ी कम है, तो इसलिए मतलब ऑब्वियसली फर्क है. दिंगरा इतनी मोटी है, उदयपुर इतनी छोटी है. तो अब इट्स योर चॉइस जहाँ से भी पढ़ना है. ईएनटी की कोई और वीडियोस नहीं है सिवाय सेल्फलेस या ब्रेनलेस की किसी एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वही वीडियोस हैं आपके पास. बट आई पर्सनली आई एम समवन who has always relied on videos, but I feel like ENT was an easy subject and it was comparatively I was fine with just giving it a read and वो मेरे दिमाग में जा रहा था. सही है. अब आपकी चॉइस है, आपने दिंगरा उठानी है आप दिंगरा उठा लो. सही है. दिंगरा से पढ़ो शुरू साल में. मैं रेकमेंड करूंगी कि जब तक दिंगरा पढ़ सकते हो पढ़ो. एंड में एग्जाम्स में ना टाइम कम रह जाता है. एंड दिंगरा मुझे थोड़ी सी एक्सटेंसिव लग रही थी बिकॉज सर्टेन प्रोसीजर्स के बारे में दिंगरा में ज्यादा लिखा हुआ है इन कंपैरिजन टू उदयपुर. उदयपुर में आपके जो एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है एंड इट इज कवरिंग योर होल सिलेबस. जब स्टडी गाइड खोलोगे तो यू रियलाइज के दिंगरा के हिसाब से स्टडी गाइड बनी हुई है लेकिन उदयपुर में भी वो सारे टॉपिक्स हैं. सो ये वाली जो बात होती है ना कि कुछ चीजें वहां पे कुछ चीजें यहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क होगा कि इतना मेजर फर्क नहीं है कि यू आर मिसिंग आउट लाइक अ मेजर पोर्शन और अ मेजर चंक एंड उसके साथ आपका एग्जाम पूरा फेल हो जाएगा. दैट्स नॉट द केस एंड दिस इज हाउ इट इज ऑलवेज पोर्ट्रेड, राइट? सो पिक वन बुक. एक बुक को अच्छे से करना है. मैंने वही बात करी, मैंने पहले दिंगरा करी, उसके बाद आई स्विच्ड टू उदयपुर एंड इट वाज ग्रेट. अलावा ईएनटी का पेपर कैसा था? आई पर्सनली फेल लाइक ईएनटी का पेपर काफी आसान आया था. ईएनटी का उदयपुर से ही लाइक इट वाज इनफ, द कंटेंट वाज कवर्ड. आपके एमसीक्यूज होते हैं 100 एमसीक्यूज थे, दे वर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड इस दफा ईएनटी का काफी चीजें जो थी वो पास्ट पेपर से थी. अच्छा, हमारी अनऑब्जर्व भी इस दफा काफी पास्ट पेपर से लगी है. अनऑब्जर्व के अंदर हमारे कुछ केसेस आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आ सकता है. इंस्ट्रूमेंट में आपको पूछ सकते हैं कि बेसिक कॉन्ट्र इंडिकेशन, इंडिकेशन, यूजेस और कौन सी सर्जरीज में यूज होगा. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. 10 मार्क के स्टेशन होंगे, राइट? एंड देन यू आइडेंटिफाई व्हाट द इंस्ट्रूमेंट इज. सो इट कुड बी ईदर स्टेशन फुल ऑफ टाइपिंग या फिर मैचिंग आ सकती है या फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं. दूसरा, आपको कोई सिनेरियो दे देंगे, आपने उसका डायग्नोस करना है, आपने उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस देने हैं, आपने उसकी ट्रीटमेंट चॉइसेस लिखनी होंगी. इस तरह से यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 4 to 5 ऑप्शंस याद रखो ताकि लिख सको. ये नहीं कि सिर्फ एक पे काम नहीं चलता. फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं. इस तरह से हमारी अनऑब्जर्व्ड आई थी. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस कुड गो थ्रू द पास्ट ऑस्कीज मिल जाती हैं जो सबने कंपाइल करी हुई है, तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स यू गाइस वर टेस्टेड, यू लाइक वी वर टेस्टेड मोस्टली ऑन. अब ऑब्जर्व्ड ऑस्की पर्सनली फॉर मी वाज वेरी इजी. काफ़ी अच्छे स्टेशंस गए थे सारे. एंड उसके अंदर हमारी वही ईयर की एग्जामिनेशन आई थी जो कि काफ़ी कॉमन होती है. फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की दोनों का ये था. एंड उसके अलावा आई थिंक 6 स्टेशन से टोटल. So it wasn't that difficult. I would say don't overwhelm yourself. और ये वाली चीज़ नहीं करना कि बच्चे ना हमेशा डरा देते हैं. आप एग्जाम से जाने से पहले हमेशा आपसे बोलते हैं कि यार ये टीचर जो है ना बहुत डराने हैं, ये आपके मार्क्स काट देंगे, ये सब कुछ. तो डोंट डू दैट. से ये डोंट लेट इट गेट इनटू योर हेड. एंड ओवरऑल द पेपर वाज इजी. आई वुड रिकमेंड ईएनटी के लिए ऑस्की बुक आती है उदयपुर की. होपफुली मैं यहाँ पे अटैच करी हूँ पॉइंटिंग ओवर हियर. लेकिन वो जो थी ना दैट वाज द लाइफ सेव. तो जो प्रीवियस पीडीएफ्स हैं उसके थ्रू गो थ्रू करो एंड अलॉन्ग विद दैट ईएनटी की ऑस्की बुक एंड यू आर गुड टू गो. Moving on second to I. I is the most dreaded thing ever and I understand why. I personally did not find आई का पेपर उतना चैलेंजिंग, उतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने आई को बहुत अच्छे से कर लिया था. लेकिन एक बात हमेशा कहते हैं कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप हमेशा जितनी भी बार कर लो आप भूल जाते हो. एंड आई फील लाइक दैट इज़ अ फैक्ट.
So that is why you guys need to do आई बहुत अच्छे से, like I cannot stress this, बहुत अच्छे से आई करना है, वरना एंड में you guys would be crying, क्योंकि हमें 7 days का गैप मिला था और जब मैं आई करने बैठी थी तो मुझे लगा था कि यार ये चीज़ मेरे से पहले पढ़ी नहीं, एंड ट्रस्ट मी मैंने तो फ्लैश कार्ड्स भी करता है कि अंदर एक काउंसलिंग सेशन हमेशा आता है। काउंसलिंग सेशन के लिए जो है यू गाइज नीड टू नो द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेशन एज वेल। ऐसा नहीं होगा कि टीचर जो है ना, मतलब कि डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, बट समटाइम्स एग्जामिनर वुड जस्ट लेट यू काउंसल द पेशेंट एंड अदर टाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क यू लीडिंग क्वेश्चंस। मेरे पास रेटिनोब्लास्टोमा आया था और मैंने इत्तेफाक से रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में इतना नहीं पढ़ा हुआ था। शी वाज आस्किंग मी लीडिंग क्वेश्चंस एंड आई गॉट फ्लस्टर्ड, जिसकी वजह से मेरे बाकी स्टेशंस वेंट काइंड ऑफ इफी। सही है। द सेम थिंग गोज विद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर भी आपसे, एग्जामिनेशन आपने कर ली पेशेंट की, उसके बाद दिल आस्क यू कि तुमने ये टेस्ट क्यों किया, ये किस चीज़ के लिए तुम क्या देख रही थी। ये नहीं कि बस स्टेप्स रटे लगाए एंड यू आर लाइक गुड टू गो, बस अब तो मार्क्स मिलेंगे। वंस अगेन इट रियली जस्ट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। जोगी एंड दिगरा आर बोथ इंडियन बुक्स, तो इसके अंदर जो एम्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली। तो दे समटाइम्स गेट रिपीटेड इवन दो दे आर आउट ऑफ सिलेबस। तो ऑनेस्टली आई, नॉट द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, बट आई वुड से कि रट्टा लगा लो, दिस इज द ओनली वे टू गेट थ्रू इट। सो न्यूरो वाज आवर थर्ड पेपर। अच्छा, न्यूरो के अंदर हमें 5 दिन का गैप मिला था। अब न्यूरो के अंदर फॉर न्यूरो एंड साइकेट्री, इफ यू आर यूएमडीसी स्टूडेंट दैट्स वाचिंग, साइकेट्री का वर्ड बहुत अच्छे से लो। डॉक्टर रवि थे हमारे। डॉक्टर रवि इज ऑनेस्टली अ जेम, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एंड काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। आई पर्सनली डिड नॉट हैव टू वॉच साइकेट्री के अलग से वीडियोस। फॉर मी फर्स्ट एड वाज मोर देन इनफ एंड माय ओन नोट्स दैट आई मेड ड्यूरिंग द वर्ड्स। लेकिन आप जो हो वो फर्स्ट एड के साथ क्या कहते हैं जेएसएमयू की स्लाइड्स भी लेके चल सकते हो। Kids kind of leave psychiatry till the end, which is not the most ideal situation. तो उस वक्त ना बहुत लंबी हो जाती है। तो आई फील लाइक फर्स्ट एड इज मोर देन इनफ एंड ड्रग्स न्यूरो में बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा साइकेट्री की ड्रग्स जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी भी लोकल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर्स, ये 3 टॉपिक्स तो बहुत पसंद है। अलॉन्ग विद एंटी पार्किंसन ड्रग्स भी आ जाते हैं कभी कभार। तो ये सारे फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एमसीक्यूज में भी आएगी, आपके अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड ऑस्कीज में भी, सब में आएगी फार्मा। सही है। इसके अलावा यू हैव न्यूरो। न्यूरो के अंदर आपकी पैथोलॉजी आ गई, मेडिसिन आ गई, यू गॉट सर्जरी, यू गॉट पीड्स। सर्जरी पीड्स अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड ऑस्की में मस्ट होगा स्टेशन। अगर मतलब होगा, मतलब सर्जरी होगी या पीड्स होगी या फिर अनऑब्जर्व में डेफिनेटली होगा। दिस इज लाइक ये हमारी वन ऑफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स वाज टू काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेट दी सब्जेक्ट्स बिकॉज वी लाइक ये तो माइनर से हैं, बट नहीं, उसका एक स्टेशन आ जाता है। पीड्स के लिए फार्मासूट पीड्स इज मोर देन इनफ, फार्मासूट सर्जरी मोर देन इनफ। इसके अलावा यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हो, क्योंकि अभी वही बात है कि माइनर सब्जेक्ट्स है बट यू स्टिल कैन बी टेस्टेड ऑन। आई नीड अ ब्रेक, यू गाइस बेटर लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इतना लंबा मैं बोल रही हूँ, बस मैं रोजा भी रखा हुआ है तो मेरा गला जो है ना, मुझे पता है खुश्क हो जाएगा, लेकिन खैर इट्स ओके। ओके, न्यूरो इज योर मेन सब्जेक्ट राइट। न्यूरो के लिए आई वुड से कि मेडिसिन के लिए बूट कैम्प की वीडियोस अमेजिंग। ऑनेस्टली इतना अच्छे से बूट कैम्प की वीडियोस आपको मेडिसिन पढ़ाएगा दैट आपको न्यूरो से प्यार हो जाएगा। मतलब मुझे इतने अच्छे से न्यूरो समझ आई थी ना उस वक्त, लाइक यार दिस इज सो फ्रिकिंग इजी, इवन दो आई हेट न्यूरोलॉजी बिकॉज इट्स सो फ्रिकिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल। तो अच्छा, now there are two ways to go about this. Because you've got medicine added into the mix and a lot of kids tend to ignore medicine, because I'm one of those kids, right? मैंने, बिकॉज मेडिसिन आपका नया टॉपिक है तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो लाइक नहीं यार हम पहले पैथो करेंगे, पहले फार्मा करेंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है, इधर यू कैन डू मेडिसिन फर्स्ट राइट, क्योंकि मेडिसिन में आपकी पैथो एंड फार्मा दोनों के कंपोनेंट्स जो है ना वो कवर हो रहे होंगे। या फिर यू कैन डू पैथो एंड फार्मा सेपरेटली, करने तो सभी हैं एक साथ। सही है। अब मैंने ऐसे किया था, मैंने फार्मासूट पैथो पूरी अलग करी थी, फिर मैंने मेडिसिन फार्मासूट अलग करी, एंड देन आई डिड फार्मा अलग से फ्रॉम स्लाइड्स एंड अदर वीडियोस दैट आई वॉच्ड। बट एंड में व्हाट रियली हेल्प्ड मी वाज कि मैंने फर्स्ट एड खोली। फर्स्ट एड ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस साल, लेकिन मैं फर्स्ट एड पैथो खोली, मैंने फार्मासी मेडिसिन खोली एंड जो मैं दोनों को साथ साथ पढ़ रही थी। जो चीज़ें मिसिंग थी मुझे लग रहा था फर्स्ट एड के अंदर, वो मैंने एनोटेट कर दी फर्स्ट एड के अंदर। दिस वे आई हैड अ ग्रेट रिविजन रिसोर्स एट द एंड। मैंने सारी हाई चीज़ें कवर कर ली थी। एंड another important thing is that fourth year mein you guys would be tested a lot on management. Management is very important. You need to know the few steps of के patient को कैसे manage करना। आपको doses नहीं पता होने चाहिए। It's not important for you guys to know the dosage, but you guys should know first and second line drugs क्या होती है। अब हम patient को कैसे stable करेंगे। वाइवा में आपसे यही पूछते हैं कि अब आप patient को manage कैसे करोगे, and a lot of kids tend to get stuck on that station. सही। तो paper का अगर मैं overview दूँ तो unobserved was from the past and MCQs were shit.
सो हमें ये सुनने में आया था कि एमसीक्यूज होते हैं न्यूरो के काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन बहुत लंबे थे न्यूरो के एमसीक्यूज, बहुत ज़्यादा लंबे थे कि इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 hours टू सॉल्व दैट पेपर, ऑलमोस्ट। न्यूरो का फिर वाइवा डायरेक्टली नहीं होगा, तो इससे पहले आपका जैसे ईएनटी और आई हो रहा था, ईएनटी का आपकी एमसीक्यूज हुए अनऑब्जर्व्ड उसी दिन पे हुई, एंड देन ऑब्जर्व्ड कुछ दिन का गैप था, लेकिन अब न्यूरो का ये था, न्यूरो का 5 दिन का हमने गैप दिया, न्यूरो का पेपर हो गया। फिर आया ऑर्थो रिहैब डर्मा, इन तीनों का एग्जाम था, और आई थिंक हमें शायद सिर्फ 2 days का गैप था हमारे पास, एंड ओवरऑल फिर हमें शायद 3 days का गैप या 4 days का गैप मिला इन द न्यूरो ऑर्थो रिहैब डर्मा, इन 4 मॉड्यूल्स का एक दिन वाइवा था। भाई बहुत ही बकवास पेपर था इसका ऑनेस्टली। तो डर्मा इज़ इजी, डर्मा आसान है, डर्मा आप स्लाइड से कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर यूएमडीसी में पढ़ते हो तो नीचे बुक शॉप वाले अंकल के पास कुछ नोट्स हैं, उनको एनोटेट कर लो, मैंने इसी तरह से पढ़ा था। इसके अलावा आप फर्स्ट एड भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। डर्मा के लिए एक ऑफिशियल, आई वुडंट रिकमेंड वो एबीसी वाली बुक खरीदना, ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट ग्रेट। डर्मा इसी तरह से कवर होगी, एंड देन वर्ड अच्छे से लोगे तो फिर ऑब्वियसली वो को रिलेट हो जाता है, समझ आ जाता है। अब आते हैं ऑर्थो एंड रिहैब पे। रिहैब भाई पहले से पढ़ लो, रिहैब का पेपर बहुत अजीब आता है। रिहैब मोस्टली क्योंकि बच्चे तो शुरू से पढ़ भी नहीं पा रहे होते। रिहैब के एमसीक्यूज में वही कहूंगी कि क्रैक के कुछ एमसीक्यूज है, एंड नेट बैंक ले लो, नेट बैंक के अंदर टॉपिकल एमसीक्यूज होंगे तो तुम थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाओगे चीजें। लेकिन हाँ, रिहैब इज वेरी बैड, वो स्लाइड से करने हैं, एंड इसके अलावा यू हैव व्हाट एल्स, ऑर्थो। ऑर्थो का जो था ना, इस दफा हमारे साथ बड़ी बदतमीजी हुई थी वो ये थी कि ऑर्थो में इन्होंने वो टॉपिक्स दे दिए थे जो कि हमारे पास एसेंशियली सिलेबस में नहीं थे, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आई थिंक, एंड और भी चीजें थी हमारे, सिर्फ फ्रैक्चर्स, अपर एंड लोअर फ्रैक्चर्स, एंड और लाइक 3-4 टॉपिक्स थे। सेप्टिक आर्थराइटिस, अपर एंड लोअर फ्रैक्चर थी, सब लाइक आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, लेकिन 3 to 4 टॉपिक्स थे ऑर्थो में, बट उन्होंने वो चीजें इंक्लूड करी थी जो कि मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू में से थी ऑर्थो की ना। तो मैं ये कहूँगी मैंने सर्जरी के परस्पेक्टिव से कवर किया था, तो वो ये फार्मासू सर्जरी एंड देन स्लाइड्स के साथ इंकॉर्पोरेट कर लो। पर मैं मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से एग्जाम आता है। एमसीक्यूज तो मिक्स्ड है, राइट। वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे, कुछ केस सिनारियोज आ सकते हैं या वन वर्ड लाइनर्स आ सकते हैं जो कि बेसिकली रट्टा वाली चीजें होती है। लेकिन अनऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड के अंदर आपके पास आपको एक्सरे दे दिया, अब एक्सरे में वो आपसे पूछेंगे किसी कॉम्प्लिकेशन क्या है, कि कौन सा डायग्नोज करोगे एक्सरे आप, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे, जैसे हमें कोलीज फ्रैक्चर आया था, तो वो कोलीज फ्रैक्चर इत्तेफाक से हमारा ऑब्जर्व में भी आ गया था। अच्छा, इस दफ़ा एक और चीज़ हमने नोटिस करी कि थर्ड ईयर में ना ऐसा था कि जो अनऑब्जर्व में चीज़ें आ गई वो ऑब्जर्व में नहीं आ रही थी, बट इस साल ऐसा था कि जो अनऑब्जर्व में आ रही थी वो ऑब्जर्व के अंदर भी आ रही थी। तो इट वाज़न्ट लाइक यू कैन जस्ट एक्सक्लूड दोस टॉपिक्स। तो ऑब्जर्व में यही था कि एक सेप्टिक आर्थराइटिस का केस आ गया था, एक फ्रैक्चर आ गया था, और उसमें आपको ये बतानी होती है कॉम्प्लिकेशंस क्या, आइडेंटिफाई कैसे किया, इसका डायग्नोसिस क्या होगा, एंड आप मैनेज कैसे करोगे पेशेंट को, और ये सारी बातें आपने बतानी होती है। डर्मा का इस दफ़ा बहुत अजीब सा स्टेशन आया था ऑब्जर्व के अंदर। वी हैड आई थिंक एक फंगस की माइक्रो दे दी थी। सो वन मोर थिंग, डोंट डिसरिगार्ड माइक्रो, लाइक न्यूरो के लिए, डर्मा के लिए अगर माइक्रो दी हुई है, माइक्रो का एक स्टेशन आ सकता है। हमारे रीनल एंडो में भी इस तरह से हुआ, एगार्स आ गए, हु द हेल स्टडीज एगार्स इन फोर्थ ईयर, लेकिन आ गए थे, एंड दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड ना। तो इसलिए प्लीज डोंट स्किप माइक्रो, पहले से देख लो, पहले से देख लो कि थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो इतना होगा कि एग्जाम पास हो जाएगा, क्योंकि एंड में छोड़ दोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं होता टू गो थ्रू दैट। सही है। इसके अलावा तो यही ऑर्थो न्यूरो रिहैब ड्रामा का मैं कहूँगी टोटल 10 स्टेशन होते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व्ड, एंड इट वाज वेरी मेंटली टैक्सिंग इज ऑल आई वुड से। ओके, सो रिप्रो, वी गॉट दिस। रिप्रो का यार, रिप्रो का पैथो है, एंड रिप्रो की आपके पास गाइनी एंड ऑप्स है। अगर वेटेज की बात करूँ ना, तो पैथो ज़्यादा आती है, फिर गाइनी आती है, फिर ऑप्स आती है, एंड फार्मा इज बेयरली देयर, बट फार्मा इज ऑब्वियसली अनऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड में आ सकती है। तो वही चीज़ें, मैं देखो, आई यूज द रिसोर्सेज जिससे मेरे दिमाग में चीज़ें रहती है। मैंने शुरू में 10 टीचर्स से पढ़ा, दैट इज अ रिकमेंडेड बुक, बट आई फेल लाइक इट वाज टू एक्सपेंसिव, तो आई स्विच्ड टू इरफान मसूद। फिर वंस अगेन मैंने पहले इरफान मसूद पैथो से पढ़ा, देन आई यूज्ड इरफान मसूद ऑब्स एंड गाइनी, वो मैंने वही सेल्फलेस एंड ब्रेनलेस की वीडियोस, एंड एक और टीचर थे उनकी भी वीडियोस थी, तो वही सारी चीज़ें मैं लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। तो हमें एग्जाम में 4 days दिए गए थे फॉर रिप्रो, एंड पैथो का फिर मैंने वही किया कि पैथो और फर्स्ट एड मैंने साथ साथ लेके चली, क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही थी। वहीं से मैंने फार्मा देखी क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्वियसली हुआ 4 days, एंड देन आई कवर्ड अप गाइनी फर्स्ट एंड ऑब्स। अब ऑब्स का ना कभी कभी टाइम बहुत कम रह जाता है, क्योंकि टाइम 4 दिन आपको लगता है बहुत है, लेकिन होता नहीं है। तो आई वुड से लेबर तो करना ही है, लेबर, प्री टर्म लेबर, ये दो टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद एंटीनेटल इमेजिंग। आई थिंक ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको नहीं छोड़ के जाना, वरना मुश्किल हो जाएगी। अनऑब्जर्व उसका एग्जाम हो गया, एंड देन फिर हमें 2 दिन का गैप दिया फॉर रीनल एंड एंडो,
एंड देन फिर इन सब को मिला के इसका ऑब्जेक्ट एग्जाम हुआ। अब रीना और एंडो को यार 2 दिन का गैप मिला था, तो क्या ही कर सकते थे, सब मार रहे थे। एंड जो लोगों की सेकंड शिफ्ट थी उनको सिर्फ 1 दिन का गैप मिला था, तो इट वाज रियली बैड फॉर देम। एंडो ना आई फील लाइक इज मोस्टली बेस्ड ऑन थर्ड ईयर का थोड़ा बहुत पैटर्न, तो इट्स सिमिलर, क्योंकि आपकी ज़्यादातर मेजर चंक जो है ना वो पैथो फार्मा ही सब है। अब रीनल के लिए और एंडो के लिए मैंने ना बीच में, बिकॉज सिलेबस में मैंने देर से कवर करने को शुरू किया था, तो मैंने काफ़ी दफ़ा अन अकेडमी की रैपिड प्रेप वाली वीडियोस भी देखी थी। एंड डॉक्टर, मैंने बता दूंगी, बड़ी मुश्किल है चैनल्स का नाम प्रोनाउंस करना, लेकिन आई बी एडिंग देम ओवर हियर समवेयर। ये सारी वीडियोस मैंने इस्तेमाल करी थी फॉर रैपिड रिविजन एंड दे वर अमेजिंग। मतलब एक दिन में आपका पैथो कवर हो रहा है बाय दीज वीडियोस, 3-3 आवर की वीडियो सेशन है, बट ऑनेस्टली हो रहा है और सही कवर हो रहा है। अच्छा, अब रीनल के अंदर अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड वेरी कंफ्यूजिंग नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। उसके लिए मिस प्रियंका, अमेजिंग पैथोलॉजी टीचर, अमेजिंग यार, उन्होंने इतना अच्छा से समझाया था मिस प्रियंका सचदेव ने। जब से मैंने उसे पढ़ा तो मैं लाइक इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक, और जब भी मैं खोलती हूँ आई एम एबल टू रिकॉल हर होल वीडियो एंड द वे उन्होंने सबसे समझाया। यूँ कि आपने पैथो से कवर करना है या मेडिसिन को पहले कवर करना है, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, मैंने दोनों तरीके बता दिए। और वही रिसोर्सेज है, नथिंग न्यू, बस वीडियोस थोड़ी बहुत डिफरेंट है जो कि इस्तेमाल करूँगे, बट बिकॉज आई वुडंट रियली सजेस्ट सेल्फ इन ब्रेन दिस। एंड हाँ, फिर ओवरऑल जब इसका एग्जाम हुआ तो हमारे पास 9 to 10 स्टेशन थे ऑब्जर्व्ड, और उसके अंदर हमारे पास पीड्स आई थी काफ़ी। एंडो की डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का केस आया, उसकी मैनेजमेंट बतानी है, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बताना था। फिर आपके पास क्या कहते हैं, रिप्रो के 4 थे केसेस हमारे पास, तो रिप्रो का एक एग्जामिनेशन हो गई थी जो कि लेबर की मैकेनिज्म सिखानी थी। दूसरी आपके पास एंटीनेटल की हिस्ट्री आ गई थी। तीसरी आपके पास एचएमबी की हिस्ट्री आ गई थी। तो मतलब कि देखो 3 ऑब्जर्व स्टेशन थे रिप्रो के जो कि इस तरह के थे। एंड देन चौथा आई थिंक एक पैथो का था, एंड देन एक माइक्रो का था। This was how the component breakup was. So let's talk about the OSCE stations. Observed OSCEs सही है। ENT के लिए मैं हिस्ट्रीज एंड एग्जामिनेशंस के बारे में बात करूँगी। जो ENT के आपका पेपर है ना, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि ये जेएसएमयू टीचर है, इनकी वीडियो है, ये देखनी है, लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। यू गाइस अंडरस्टैंड द जस्ट राइट। एंड हिस्ट्रीज के लिए आई वुड से कि या फिर सर्फेस या ब्रेनलेस की वीडियोस, वो आपको सबसे समझा देगी, बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हिस्ट्रीज के वक्त ना यू हैव टू काइंड ऑफ रूल आउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वो रूल आउट करना होता है कि भाई कौन सी चीज़ इस बंदे को है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो आपने बेसिक चीज़ें पूछ ली। नॉर्मल क्लिनिकल सिनेरियोज में एज स्टूडेंट्स हम लोग काफ़ी टाइम देते हैं बायोडेटा को एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेन को एंड एचओपीसी को, बट एग्जाम के सिनेरियो में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके लीडिंग क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रूल आउट करना होता है, दूसरा आपने पर्सनल हिस्ट्री पूछनी होगी एंड फैमिली हिस्ट्री भी पूछ लेंगे। मतलब इस तरह से ना सर्टेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बिकॉज एग्जामिनर हैज अ चेकलिस्ट दैट दे हैव टू गो थ्रू। अब दूसरा आई का हो गया। आई के अंदर भी एग्जामिनेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि मेडांगल की वीडियोस देख लो एंड काउंसलिंग स्टेशन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर लो। एंड काउंसलिंग स्टेशन के लिए वही वाली बात है, अगर हिस्ट्री ले रहे हो, काउंसलिंग ले रहे हो, यू गाइस शुड नो कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, क्योंकि एग्जामिनर्स कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन, सेम गोज विद एग्जामिनेशन, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। अगर उनका दिल चाहा तो वो आपसे लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ एग्जामिन क्यों करी, क्या देख रहे थे तुम, क्या रूल आउट कर रहे थे। इसके अलावा कौन सी एग्जामिनेशंस करोगे उसके नाम बताओ। जैसे हमारे पास आई के लिए स्ट्रेबिस्मस की एग्जामिनेशन आई थी, स्क्विंट की, तो उन्होंने मुझसे डिफरेंट टेस्ट पूछे। वो एक प्रिज्म टेस्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी राइट। एंड रेटिनोब्लास्टोमा का काउंसलिंग केस आया था, तो उन्होंने मुझसे रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में चीज़ें पूछी जो कि मुझे नहीं आती थी, तो आई काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट एंड मेरा स्टेशन में थोड़ा सा बुरा चला गया। मूविंग ऑन टू न्यूरो का, ये न्यूरो के अंदर साइकेट्री का कॉम्पोनेंट आ जाएगा, न्यूरो का इटसेल्फ कॉम्पोनेंट आ जाएगा। न्यूरो की वजह से मेडिसिन होती है, साइकेट्री के अंदर यू विल हैव योर काउंसलिंग स्टेशन, या फिर काउंसलिंग का स्टेशन आ सकता है, या फिर वो क्या कहते हैं, क्या आएगा, वो आएगा अ, उसका केस आ जाएगा और केस को आपने डिपिक्ट करना होगा, उसके हिसाब से लीडिंग क्वेश्चंस होंगे। काउंसलिंग का इट्स वेरी इजी, या फिर हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इजी, आराम से चिल आउट एंड वही 5-6 चीज़ें पूछनी होती है। सबके अंदर एक ही रिकरेंट चीज़ होती है। इसके लिए कोई वैसे रिकमेंडेड वीडियो है नहीं, तो आई वुड से कि आप लोग अपने वर्ड्स अच्छे से लें, सही है। इसके अलावा न्यूरो के एग्जामिनेशन हो गए। न्यूरो के एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या आया था, हाँ, इत्तेफाक से इत्तेफाक से मुझे लगा था कि क्रेनियल नर्व्स की एग्जामिनेशन ना सारी हाई ही आएगी, लेकिन हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की एग्जामिनेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टेशन काफ़ी अच्छा गया। मिसने कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छी एग्जामिनेशन करी, नॉट टू फ्लेक्स बट बट जस्ट अ हेड्स अप कि जस्ट डोंट रिलाई कि यार हाई हील्ड चीज़ें आ रही हैं, तो अब उसको देखिए, सब कुछ करके जाओ,
क्योंकि मैंने शुक्र है वीडियो देख ली थी, और गीकी मेडिक से ही वीडियोस देखनी न्यूरो के एग्जामिनेशन के लिए, दे आर द बेस्ट। और कोई वीडियो आई वुड रियली रिकमेंड। इसके अलावा रीप्रो के एग्जाम, अच्छा ऑर्थो रिहैब डर्मा की ऑब्वियसली एग्जामिनेशंस नहीं है, एंड यू हैव रीप्रो। रीप्रो के एग्जामिनेशंस के लिए जेएसएमयू की वीडियोस हैं ऑन देयर चैनल, आई वुड सजेस्ट दैट। इसके अलावा गीकी मेडिक से भी वीडियोस देख सकते हो। रीप्रो के अंदर यही था कि उसके ना 3 ऑब्जर्व स्टेशन है, जिसमें आप मतलब कि वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन 3 एज इन के, एक आपकी एंटीनेटल हिस्ट्री की हमारे पास आ गया था, दूसरा हमारे पास एचएमबी की आ गई थी, और तीसरी हमारे पास एग्जामिनेशन आ गई थी जो कि लेबर के मैकेनिज्म्स थे। लेबर के मैकेनिज्म्स का फिर वही सारे सीन हुआ परफॉर्म करके दिखाया, एंड देन दे आस्क्ड अस लीडिंग क्वेश्चंस के लेबर क्या है, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या, हाउ वुड यू डिफाइन इट, ये सारी चीजें। अच्छा, एचएमबी के अंदर ये हुआ था कि द मिस वाज ट्राइंग टू प्ले विद मी, पूछी थी एचएमबी के क्वेश्चंस, एंड देन शी वाज लाइक कि अच्छा, शी हैज अ 6 सेंटीमीटर फेब्रॉइड, और इसकी तुम सर्जरी में मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो मैंने सारी चीजें बताई। फिर कहती है अच्छा, नाउ शी हैज अ 10 सेंटीमीटर फेब्रॉइड एंड शी डज नॉट वांट सर्जिकल रिसेक्शन या मायोमेक्टमी नहीं चाहिए, तो अब तुम कैसे मैनेज करोगे। आई वाज लाइक मिस, like why are you trying to do this to me, पर खैर आई वाज एबल टू आंसर, उन्होंने कहा कि शाबाश। तो कुछ इस तरह के भी मैं स्टेशंस गए, कुछ स्टेशंस में ऐसे गए कि टीचर मुझे बस ऐसे देख रहा था, लाइक बेटा why you do this। तो हाँ, like I posted a few occurrences of my viva, जिसमें द सर वाज लाइक बेटा मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा भी इम्तिहान हो रहा है। तो रीनल की हिस्ट्रीज आ सकती हैं, और एंडो में आपके पास शायद थायराइड की एग्जामिनेशन भी आ सकती है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बट जस्ट गिविंग यू गाइस अ हेड्स अप। एंड रीनल के अंदर यू गाइस कुड गेट हिस्ट्रीज ऑफ हेमेटूरिया, डिस्यूरिया, और ये हमें वैसे इतना वर्ड पे करवाते हैं नहीं, और लिटरली मुझे एग्जाम से एक दिन पहले पता चला कि इसकी भी हिस्ट्री आती है। तो हाँ, जस्ट अ हेड्स अप, अगर हो सके तो चैट जीपीटी से कर लो भाई, अगर नहीं मिल रही ना हिस्ट्रीज, चैट जीपीटी से कहो चैट जीपीटी मेरा 5 मिनट में वाइवा है जो मुझे देना होगा, और मुझे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने हैं, या मुझे रूल आउट करनी है कॉजेज, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई शुड आस्क अ पेशेंट। बाकी चीज़ें तो आती है ना, किस बात की टेंशन है, बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तुम कह सकते हो ना, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर फिजा है, आज मैं आपसे कुछ अहम सवाल पूछूंगी, उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे, और क्या आपकी इजाज़त है। जी शुक्रिया। यह हो गया, 1 मार्क मिल गया, राइट। एंड देन यू आस्क हिज नेम और हर नेम, एज, क्या ऑक्यूपेशन है, एंड किस मसले की वजह से आए हैं, इस मसले को कितना अरसा हो गया, ये आपकी बेसिक कॉन्फिडेंस हो गए। एंड देन आपने रूल आउट करी चीज़ें, पर्सनल हिस्ट्री पूछी कि छालिया पान गुटखा तो नहीं करते, फैमिली में कोई ये बात है या नहीं है। एंड देन शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, हो गया, यू गेट मार्क्स, यू पास, टेंशन नहीं लेनी। ये वो इंसान बोल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, सही है। तो हाँ, सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। बहुत ज़्यादा मैंने लंबा बोला है, आई एम एग्जॉस्टेड, but I hope I helped you guys, and please don't forget to share, like, subscribe and share it with your friends. Don't freaking gatekeep, सही है, ये जो मसले है ना सबको, तो share it with your friends, सही है। तो हाँ, and I'll see you guys in the next video. Love